पाकिस्तान यहूदियों को उल्टा सीधा बोल रहा था, यानी कि जूस को उल्टा सीधा बोल रहा था, एंड पाकिस्तान हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूदर गिल और आज हम मेजर गोरवारिया की लेटेस्ट वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान जो है इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, मगर आज पाकिस्तान जो है इसराइल के बैंक से, जिसका मतलब एक ग्रुप है रोथशाइल्ड, वहाँ उससे पाकिस्तान जो है ना मनी बैक कर रहा है, मतलब कि भिखारी बन के उनसे पैसे मांग रहा है। तो मेजर गोरवारिया इसको आज एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान के पिछले 75 साल से इसराइल से कोई ताल्लुक तो नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब कि वहाँ पर उनकी ना एम्बेसी पाकिस्तान में और ना पाकिस्तान की एम्बेसी उधर इसराइल में है। तो उसके बावजूद मतलब कि ना तो रिलेशन है, ना कोई डिप्लोमेसी जो है ना दोनों कंट्री के दरमियान में होती है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेजर गोरवारिया इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को इसराइल के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर जो फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो कंप्लीट देखेंगे, उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गोरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, एक तो यू टर्न होता है, एक यू टर्न का बाप होता है और एक होता है यू टर्न के परदादा, परदादा का भी परदादा। पाकिस्तान ने वो यू टर्न ले लिया। आज तक जो पाकिस्तान यहूदियों को उल्टा सीधा बोल रहा था, यानी कि जूस को उल्टा सीधा बोल रहा था, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर एंटी सेमिटिज्म इज वेरी कॉमन। सड़क पर जाइए, दे स्पीक बैडली अबाउट एवरीबडी, बट स्पेशली अबाउट ज्यूज। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी हैं, बहुत कम, मतलब मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों में कोई एक होगा बंदा जो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने यह बोलेगा कि हां, यहूदियों के साथ भी हमारी दोस्ती होनी चाहिए। ये इजराइल से क्यों नफरत करते हैं मैं आपको बता दूं, फिर मैं खबर पे आऊंगा। आपको एक परिपेक्ष, एक कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको एक पता होना चाहिए कि हो क्यों रहा है, ये पीछे ड्रामा क्या चल रहा है। पाकिस्तानी इजराइल से नफरत इसलिए नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है ना। ये कहते हैं पाकिस्तानी, जो ये झूठ बोलते हैं, राइट, कि हम इजराइल को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। यू नो, पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि यह हर एक मुल्क के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड नहीं है, राइट। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। हर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यह लिखा है कि आप इस पासपोर्ट से इजराइल नहीं जा सकते। ये इजराइल का वजूद मानते ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का ना, जिसको कहते हैं कॉल ऑफ फेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कथनी और करनी, इसमें फर्क है। मुंह से क्या बोलते हैं, साहब हम इजराइल को इसलिए कबूल नहीं करते, इजराइल को हम इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है। यानी कि हजारों किलोमीटर दूर इजराइल ने, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि जी फिलिस्तीन का टेरिटरी का मामला है और एक आर्ग्यूमेंट है, एक उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं XYZ, इसलिए हम उनको नहीं मानते। तो फिर भाई पाकिस्तानियों, यही चीज तो तुम भारत के लिए भी कहते हो कि भारत कश्मीर में जुल्म करता है कश्मीरियों के ऊपर, राइट? सही है गलत है? कहते हो ना। इजराइल के साथ आपने कितनी जंगें लड़ी पाकिस्तानियों, ये बताओ, कितनी जंगें लड़ी इजराइल के साथ? अरे तुम तो गए भी नहीं हो वहां पे। भारत के साथ 4 जंगें लड़ी, 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर में टेररिज्म, पंजाब में टेररिज्म, 26/11, पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम टेंपल अटैक, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम कास्कर और ऐसी अनेकों चीजें। यानी कि भारत के साथ इतना कुछ हुआ। और कश्मीर में तो एक्चुअली वो जो लड़ाई है वो है क्या, वो दैट इंटायर फाइट इज अबाउट कश्मीर। जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तानी क्या कहते हैं, मकबूजा कश्मीर कहते हैं कि ऑक्यूपाइड कश्मीर, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर ऐसा पाकिस्तानी बोलते हैं जो हमारा कश्मीर है। तो भाई आपका और हमारा मान लीजिए कि जमीन का ही झगड़ा है, लेकिन आपका इजराइल के साथ तो कोई भी झगड़ा नहीं है। कोई है झगड़ा पाकिस्तानियों इजराइल के साथ? आप तो कभी गए नहीं, जहां पे जिनसे बात नहीं करी उनसे झगड़ा कैसा? अब दोस्तों आप समझ गए बैकग्राउंड पूरा।
यानी कि भारत के साथ पार्टीशन भी हुआ, भारत का हिस्सा था, भारत का इतनी जंगें लड़ी, सब कुछ था, लेकिन भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक कांटेक्ट हैं। भारत के साथ डिप्लोमेटिक कांटेक्ट हैं। भारत से लोग आते हैं जाते हैं, पाकिस्तान से वो वीजा जब ठीक हो जाता है तो आते जाते हैं, सब कुछ है। इजराइल के साथ जीरो, कभी कोई सीक्रेटली चला गया तो चला गया, जीरो। लेकिन इजराइल को नहीं मानते। यह मामला धार्मिक है, इसका मजहब से ताल्लुक है, इसका फिलिस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही पाकिस्तानियों को बताया गया है डे वन पे कि यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद और नसारा की साजिश है, राइट। ये उनको डे वन से बनाया गया है। यहूद हनूद, यहूद और नसारा, इस पे सारे पाकिस्तानी घोड़े पे चढ़े रहते हैं। अब मैं ये पूरा बैकग्राउंड आपको क्यों दे रहा हूं भाई? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? आप कहेंगे साहब ये हमें मेजर साहब क्यों स्टोरी सुना रहे हो? मेजर साहब इसलिए स्टोरी सुना रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्लोबल पावर हाउस है जिसका नाम है द रॉथस्चाइल्ड कंपनी। ओके, अब हम मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। द रॉथस्चाइल्ड कंपनी, रॉथस्चाइल्ड कंपनी जो है वो यहूदियों की कंपनी है। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके टॉप 2-3 अफसर पाकिस्तान के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं इस्लामाबाद में। ठीक है, वो मुल्क जहां पे, अच्छा, रॉथस्चाइल्ड का इजराइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं। दे आर नॉट इजराइलीज, बट इजराइल इज द ओनली जूइश स्टेट। और यहां पे जो नफरत है वो इजराइल के लिए इतनी नहीं है पाकिस्तान में, वो यहूदियों के लिए है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर जूज, इट इज जू हेट्रेड इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है। और वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था, आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। आप समझ रहे हैं स्टोरी? जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे, उनसे आप भीख मांग रहे हो। तो क्या कैरेक्टर बना आपका? आप बताइए क्या कैरेक्टर बना। और ये देखिए, ये कल डिबेट भी हुई थी, तो कल पाकिस्तानी डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि हमने कुछ पैसे ले लिए, कोई रॉथस्चाइल्ड वाला कोई मामला नहीं है। ये पाकिस्तान का देखिए एक ऑफिशियल पाकिस्तान का ये एक स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। और यहां पे क्लियरली कहता है कि रॉथस्चाइल्ड वाले आए हैं और इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मिल रहे हैं। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं एक बात, मेरे जितने भी पाकिस्तान भाई बहन हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, कहां गई वो बातें यहूद और नसारा की साजिश? यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद फलाना, यहूद ढिमका, कहां गया? बेच दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ दिया इनके पीछे। फ्रांस वालों ने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ बात करी है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तुमने, वो पहले बोल रहे थे कि इनको निकालो यहां से, फ्रांस के एम्बेसडर को, तुमने फ्रांस से पैसे ले लिए $310 मिलियन। यार कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो, तुमने मजहब बेच दिया अपना, कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, जो अपने बड़े छाती ठोक के कहते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की जानें कुर्बान कर देंगे। मैं लब्बैक वालों से पूछ रहा हूं, तुम कहां गए? कौन से बिल में छुप गए? तुम्हें नहीं पता? यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते हो, यू स्प्यू पॉइजन अगेंस्ट द जूज, एंड टुडे यू आर द पीपल हु आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ जूज। व्हाई? लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज यू नो that the Jews are winners. They've reached that place through hard work, through technology, through focus, through industry, through science and technology, through research. That is why you want to now befriend the Jews after abusing the Jews for so many years. Today, when you're in a problem, you're looking at Rothschild. Have the courage to say, we will not take money from Jews. Have the courage, if you have the moral courage, say it, but you will not say it. You have taught hatred to your children. And today, when you have nothing to eat, you are going begging to Jews. मैं तो इजराइल का बहुत बड़ा दोस्त हूं. I'm a friend of Israel. I'm a friend of the Jews. But I just want to call out Pakistani hypocrisy. I want to call out Pakistani hypocrisy. India stands with Israel. And I, Major Gauravari, I stand with Jews all over the world. It does not matter if you're from Israel, you're from America, you're from Africa, you're from India, or any other country. I stand with Jews, always and every time, under any condition. I'm a friend of Israel. But I just want to ask Pakistanis, what happened to your foreign policy? What happened to Yahud और नसारा की साजिश? क्या हुआ भाई? टाइम फिस, पैसा देखा मुंह में पानी आ गया, हद हो गई यार।
अच्छा दोस्तों, एक और चीज है, एक शोएब अख्तर का बयान आया है। मैं वैसे क्रिकेट में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जब हम क्रिकेट खेलते थे तो मतलब वही गली मोहल्ले की यार टेनिस बॉल वाली क्रिकेट, हमने कौन सा तीर मारा क्रिकेट में, लेकिन हमारे टाइम पे तो इमरान खान और ये सब बॉलर हुआ करते थे। मैं पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कर रहा हूं, फिर शोएब अख्तर बाद में है। तो शोएब अख्तर का एक कमेंट है बाबर आजम के लिए, और ये बड़ा फनी कमेंट है। शोएब अख्तर का ये कमेंट है कि बाबर आजम को, कि बेसिकली शोएब अख्तर बार बार ये बात बोलते हैं कि हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। कभी शोएब अख्तर ने ये नहीं बोला कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने नहीं आती, वो कह रहे हैं हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं नहीं मानता कि इंग्लिश बोलना जरूरी है, ठीक है, इट्स अ लैंग्वेज। चाइनीज नहीं बोलते इंग्लिश, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बोलते, जर्मन्स नहीं बोलते इंग्लिश, रशियंस नहीं बोलते इंग्लिश, जापानीज नहीं बोलते इंग्लिश, पोर्चुगीज नहीं बोलते, स्पेनिश नहीं बोलते, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, नहीं बोलते वो लोग। स्विस नहीं बोलते, इटालियंस नहीं बोलते, नहीं बोलते, ठीक है। तो इंग्लिश को इतना हुआ क्यों बनाते हैं? और मेरी पाकिस्तानियों से एक शिकायत है, ठीक है, ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है, ठीक है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत में भी प्रॉब्लम है। अरे यार उसको इंग्लिश नहीं आती बोले, तो क्या हुआ अगर उसको इंग्लिश नहीं आती बोलनी? तो बिग डील। तो शोएब अख्तर को यह नहीं कहना चाहिए बाबर आजम को कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलनी। शोएब अख्तर को, बाबर आजम को यह बोलना चाहिए कि बेटा तुम्हें उर्दू नहीं आती बोलनी, जो तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज है तुम वो ठीक से नहीं बोल पाते। देखिए, मैं आपको बताता हूं उर्दू के बारे में जो आप लोगों को नहीं पता है, समथिंग अबाउट उर्दू, आई विल टेल यू। उर्दू इज ऑल्सो अबाउट डिक्शन, इट इज अबाउट प्रोनाउंसिएशन। एक उसका फील है, एक उसका फ्लो है। पाकिस्तानी जब उर्दू बोलते हैं ना, लगता है झूठ बोल रहे हैं। तो शोएब अख्तर साहब, आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि बाबर आजम तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलनी, तुम मीडिया के सामने इंग्लिश नहीं बोल पाते। बाबर आजम ठीक से उर्दू नहीं बोल पाता, आप खुद ठीक से उर्दू नहीं बोल पाते। स्पेशली इन पाकिस्तानी पंजाब, यू हैव मर्डर्ड उर्दू, आपने कत्ल कर दिया उस लैंग्वेज का। हम ऐसा कर रहे हैं, हम घर गए थे। आपके टीवी एंकर्स देखिए कितनी बदसूरत उर्दू बोलते हैं, इट इज अनरिकॉग्नाइजेबल। आप जब उर्दू बोलते हैं ना, तो लखनऊ में लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि यार क्या बकवास चल रही है। सो प्लीज डोंट से कि बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती बोलनी। बाबर आजम को यह बोलिए कि बेटा पहले तो उर्दू सीख, अंग्रेजी बाद में सीखना, वो तो फॉरेनर्स की जबान है, पर आपकी तो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। आपकी नेशनल लैंग्वेज। आप देखिए पाकिस्तान में कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल फैज अहमद फैज एंड हबीब जालिब एंड ऑल दीज पीपल, हफीज जलंधरी, ये तो पाकिस्तान के ही थे ना, दे पाकिस्तानी सिटीजन्स, एंड दे स्पोक फैंटास्टिक उर्दू यार। बट ये तो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी को देखिए। और ये ऊपर से कह रहे हैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती बोलने। अरे पहले अपनी जो जबान है अपने मुल्क की, वो तो सीख लो ठीक से। उर्दू आती नहीं बोलनी, अंग्रेजी के पीछे लगे हुए हैं। एनीवे, ये हाँ, शोएब अख्तर कह रहे हैं कितना मुश्किल है इंग्लिश सीखना। ये बाबर आजम को वो कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं उसके ऊपर कि भाई कितना मुश्किल है आखिर। मुझे देखो, मैं तो प्रोफेसर हूं इंग्लिश का, मैं तो बचपन से इंग्लिश बोल रहा हूं। अरे ये कौन सी बात होती है यार, अंग्रेजी कौन सी, इट्स नॉट अ बिग डील। जो जिस माहौल में रहता है वो सीख जाता है। बाबर आजम को माहौल नहीं मिला, बट हाँ, बाबर आजम को उर्दू का माहौल तो मिला था। और शोएब भाई, आपको भी उर्दू का माहौल मिला था। आप खुद नहीं बोल पाते उर्दू ठीक, मैंने आपको देखा बोलते हुए, ठीक है। आप पहले अपनी जबान ठीक से बोल लीजिए, अदरवाइज स्टिक टू पंजाबी और पश्तो और सिंधी, वॉट एवर इज योर मदर टंग। उर्दू का कत्ल ना करें आप लोग ना, पाकिस्तानी। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है जो मैं आपको फिर वापस इंटरनेशनल अफेयर्स में जाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि अमित शाह जी, जो होम मिनिस्टर इंडिया के, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि 3 से 4 साल के अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नागालैंड से खत्म हो जाएगा। आई वेलकम दिस न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट खत्म हो जाएगा। और वहां पे दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलसी। एंड मुझे ऐसा लगता है इस पूरी चीज के अंदर असम राइफल्स जो है फोर्स, इसमें देखिए आर्मी ने भी काम करा है, इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करा है। सबसे पहला जो हमें जिसको कहना चाहिए श्रेय देना चाहिए, जो हमें क्रेडिट देना चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, नागालैंड के लोगों को, द पीपल ऑफ नागालैंड। आई थिंक दे मस्ट बी सल्यूटेड फर्स्ट, द पीपल ऑफ नागालैंड, राइट। और इसके अंदर और भी प्लेयर्स हैं, इंडियन आर्मी है इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर असम राइफल्स का बहुत जबरदस्त काम है।
मैं तो आप लोगों से बोलूंगा कि गो टू द इंटरनेट एंड रीड अबाउट असम राइफल्स। जबरदस्त फोर्स है, जबरदस्त, मजा आ जाएगा। आप पढ़ेंगे ना उसकी क्या हिस्ट्री है और क्या क्या काम करें असम राइफल्स ने। असम रेजिमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, वो अपने आप में एक जबरदस्त रेजिमेंट है। असम राइफल्स है, वो अलग है। इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स। इट इज ऑफिसर्ड बाय, आई मीन इन द सेंस दैट द ऑफिसर्स आर ऑन डेपुटेशन फ्रॉम द इंडियन आर्मी। वो भारतीय सेना से ऑफिसर जाते हैं वहां पे। इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स और होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो फोर्स। मैं असम राइफल्स की, रेजिमेंट से कंफ्यूज मत करिएगा, असम राइफल्स। उसने बहुत बड़ा किरदार निभाया। तो अगर आफ्सपा हट जाता है, आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप। एंड आई थिंक ये जितने भी फोर्सेस हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर से लोग नागालैंड के, उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। 3-4 साल के लिए हट जाएगा। और ये एक और खबर आई थी कि दे आर रिमूविंग राष्ट्र राइफल्स फ्रॉम कश्मीर वैली। तो और आर्मी को भी वहां से हटा रहे हैं। क्या प्लान है सरकार का ये मुझे पता नहीं, लेकिन जैसी मैं रिसर्च करूंगा, पता लगेगा, मैं जरूर आपके पास दोबारा आऊंगा और आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कश्मीर में क्या हो सकता है, इससे हटने से क्या चीजें हो सकती हैं, इसके प्लसेस और माइनसेस क्या हो सकते हैं। राइट, अब रूस पे आ जाते हैं दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वार्निंग यूक्रेन पे दे दी है। द एलिट्स ऑफ द वेस्ट डू नॉट हाइड देयर पर्पस, बट दे कैन नॉट फेल टू रियलाइज दैट इट इज इंपॉसिबल टू डिफीट रशिया ऑन द बैटलफील्ड। तो ये भाई इन्होंने एक व्लादिमीर पुतिन ने एक बोल दी बात और बोला था कि न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, जिसमें यह था कि दोनों एक दूसरे का न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल चेक कर सकते हैं। उन्होंने इससे विड्रॉल कर लिया। एलिजिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज टर्निंग द वॉर इनटू अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, पुतिन सेड दैट रशिया वाज suspending participation in the new START treaty, its last major arms control treaty with Washington. Signed by then US President Barack Obama and his Russian counterpart Dmitry Medvedev in 2010, the treaty caps the number of strategic nuclear warheads that the countries can deploy. कितने nuclear warheads आप deploy कर सकते हैं। Also, I think checking भी था, मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि checking भी था इसके बारे में कि आप check कर सकते हैं, लेकिन रशिया ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया और रशिया ने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप हमें जंग की तरफ धक्का दे रहे हैं और ज्यादा। किस तरीके से? ऐसे रशिया ने बोल दिया अमेरिका को कि आप और वेस्ट, यानी कि पश्चिम के जितने भी देश हैं, ये मामला यूक्रेन और रशिया का था। अब आप सब लोग मिल गए, तो आपने क्या कर दिया कि जो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप था ना, उसको वाइडन कर दिया। आप इसको एक वर्ल्ड वॉर बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक इसको नहीं करना चाहते। इसीलिए भारत न्यूट्रल रहा है इसमें, क्योंकि भारत को पहले पता लग गया था, मोदी सरकार को पता लग गया था कि बॉस, ये जो फ्लाइट है ना, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रही है। अब उसमें जर्मनी कूद गया, इसमें फ्रांस कूद गया, इसमें फलाना कूद गया, ढिमका कूद गया, सब जा रहे हैं वहां पे, सब बोल रहे हैं लड़ो लड़ो। खुद बंदे नहीं भेज रहा कोई। आप समझ रहे हैं? मैं फिर ये नहीं कह रहा कि रशिया ने ठीक करा यूक्रेन के अंदर घुस के। आई एम नॉट जस्टिफाइंग द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, दैट इज देयर इंटरनल मैटर। आई एम नोबडी टू कमेंट। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यूक्रेनियंस के पास जमीन पर लड़ने वाला, इन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस एडवाइजर्स भेजे हैं, इतना तो मुझे पता है कि दे हैव सेंड डेल्टा फोर्स, दे हैव सेंड ग्रीन बेरेज, दे हैव सेंड नेवी सील्स, एसएएस भेजी है वहां से, और दुनिया भर के लोग भेजे हैं जो सिविल ड्रेस में इनके साथ मिले हुए हैं। दैट इज ऑल राइट, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट मर कौन रहे हैं? यूक्रेनियंस मर रहे हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि जंग कैसे रोकनी है, लड़ाई कैसे रोकनी है, इसके बारे में बहुत कम। उसमें से भारत एक है जो कह रहा है कि जंग रोको सबसे पहले। यार ये सब फालतू की बातें बाद में होंगी, सबसे पहले हथियार नीचे डालो, टेबल पे आओ, आराम से गहरी सांस लो, बात करो, बातचीत से मसला सॉल्व करो। ये लोग क्या कह रहे हैं कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीस, दे आर टॉकिंग अबाउट फर्दर आर्मिंग यूक्रेन, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस विल डैमेज यूक्रेन फार मोर देन इट विल डैमेज रशिया। ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बुरा भी लगता है यूक्रेनियंस के लिए, ये यूक्रेनियंस के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। यूक्रेनियंस अपनी कंट्री डिफेंड कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। अमेरिका को अगर इतना फिक्र है यूक्रेन की, जर्मनी को इतनी फिक्र है, फ्रांस को इतनी फिक्र है, तो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजिए ना। नेटो क्यों नहीं एक्टिव हो रहा, मैं ये जानना चाहता हूं। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्टिव क्यों नहीं हो रहा? नेटो के पास तो ट्रूप्स हैं, हजारों लाखों की तादाद में ट्रूप्स हैं, भेजो यूक्रेन में, बोलो रशिया से लड़ो ना। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि लड़ाई यूक्रेन से बाहर ना फैले, हमारे बंदे ना मर जाए यार, हमारे घरों में लाशें ना आए, यूक्रेनियंस को मरने दो। तो ये ड्रामा वहां से चल रहा है। रशिया मान नहीं रहा, न्यूक्लियर ट्रीटी से वो विड्रॉ कर गया, तो दुनिया भर के ड्रामे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है 2023 में मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये खत्म होगा ना, तब तक बहुतों की जान लेकर जाएगा और अरबों खरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। 2-3 दिन के बाद पहली एनिवर्सरी है, ये आई थिंक 24 तारीख को शुरू हुआ था, आई थिंक 24 तारीख को शुरू हुआ था ये पिछले साल, और 24 वापस आ रही है, तो आप देख लीजिए।
ग्लोबल टाइम्स, चाइना बीच में कूद गया। चाइना कहता है कि बीबीसी रो शोज इंडिया कैनॉट ट्रस्ट द वेस्ट। ये जो बीबीसी वाला मामला है, जो मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, चीन इसके बीच में कूद गया है। ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है और माउथपीस है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, क्योंकि चाइना में देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री विल। द चाइनीज पीपल, गुड पीपल, आई हैव सम फ्रेंड्स अमंग्स द चाइनीज whom I can say that they are my friends, lovely people, very hospitable, but there is nothing called free will in China. They don't have their own personal opinion. Everything is controlled. ग्लोबल टाइम्स भी वैसे ही माउथपीस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि as the BBC has also actively interfered in the country's internal affairs to push goals which were likewise ideological and geopolitical, with the broadcaster also taking a self-righteous position in response to criticism. The BBC can't be trusted and India's authorities are correct to label it as colonial propaganda. Acha. In the days of reform and opening up, in particular from the 80s to the early 2000s, वो कहते हैं कि West once had a similar attitude. ये पूरी रिपोर्ट है। Or though India is not a communist state, the Western public opinion of India is closer to that of China in these earlier eras. As a country that has been poorer, India is not viewed in threatening terms, but seen as on a journey to become like the West and therefore needs the West leadership and guidance. ये ग्लोबल टाइम्स ने एक बोला है कि वेस्ट ऐसा सोचता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यार देखो, ग्लोबल टाइम्स, you are as big an enemy of India as the BBC. I don't say BBC is an enemy, वो प्रोपेगेंडा बीच में करता रहता है, बट ग्लोबल टाइम्स डेफिनेटली यूर एन एनिमी। तो हमें मत सिखाओ यार कि बीबीसी के साथ कैसे डील करना है, ठीक है? हमें मत सिखाओ। एक प्रॉब्लम हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीबीसी के बीच में और तुम कूद पड़े गिद्ध की तरह फायदा उठाने के लिए। हम संभाल लेंगे बीबीसी को, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बैठे हैं, पापा संभाल लेंगे, राइट? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ग्लोबल टाइम्स की है कि ग्लोबल टाइम्स का खुद का किरदार देखिए, चाइना का किरदार देखिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने गलवान में आके झड़प करी थी, यही लोग हैं जो तवांग में आए थे, यही लोग हैं जो और जगह आए थे। दौलत बेग ओल्डी के सामने आंखें दिखा रहे हैं, कभी ट्राई जंक्शन में आंखें दिखा रहे हैं, कभी अपने पेंगोंग सो लेक के आसपास जो फिंगर्स वाला एरिया है वहां पे पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर, अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बीबीसी ने क्या करा? एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, टाइट कर दिया बीबीसी को। कर देंगे आगे, और भी टाइट कर देंगे बीबीसी को। बैन करना होगा बैन भी कर देंगे। पहली बार नहीं हो रहा, कांग्रेस टाइम पे भी एक बार बैन हो चुकी है बीबीसी, और हमने तो अभी बैन नहीं करा, बट देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ आस्किंग बीबीसी टू गेट आउट। वी कैन आस्क देम टू गेट आउट अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम। भारत कौन मना करने वाला है? लेकिन बॉस आप ग्लोबल टाइम्स, भगवान के लिए आप तो ज्ञान मत दो यार। चाइना करंटली इज द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स आफ्टर नॉर्थ कोरिया इन द वर्ल्ड। आई मीन पाकिस्तान जो तो करता है, पाकिस्तानी जो है वो बहुत अच्छे सेंटा क्लॉज टाइप के लगते हैं इन फ्रंट ऑफ चाइना। तो चाइना आप तो मत ही ज्ञान दो हमें, हम बीबीसी मैनेज कर लेंगे बॉस, आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, एक और खबर है, ये लेवीज एक पाकिस्तान की फोर्स है, उनको मस्तुंग, वो एक चेक पॉइंट पे खड़े थे वहां पे मस्तुंग में, बलोचिस्तान में, वहां पे लोग आए, उनको ठोक दिया। तो ये सब कार्रवाई चलती है, ये वहां पे चल रहा है मामला। रोज के रोज कुछ ना कुछ अटैक होता है, कभी कराची में, कभी इधर पेशावर में, मस्जिद में। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान में ये लोग खून की होली नहीं खेलते। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, कंडेमेबल, बट फिर से 2 लेवीज वालों को मार दिया। और तो दोस्तों, दिन की आखिरी खबर है कि हजारों ट्रक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रुके हुए हैं। आज सब्जियां सड़ रही हैं, गेहूं सड़ रहा है, चावल सड़ रहे हैं, और जो भी इन दोनों के बीच में ट्रेड होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि तालिबान ने वो रास्ते बंद कर दिए। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था 6,000 ट्रक्स आर स्टक, और अभी तक इन दोनों के बीच में फायरिंग हो गई है। एक जियाउल हक सरहदी हैं, उनका बयान है कि द क्लोजर ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैज बीन कॉजिंग लॉसेस टू ट्रेडर्स ऑफ द 2 countries. There are long queues of heavy trucks stranded on both sides of the border. टोटल 6,000 ट्रक हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ऐसे फंसे हुए हैं, और इसमें दिक्कत है, राइट? अफगानिस्तान ने बंद कर दिया। अच्छा, मैं एक आखिरी चीज मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूं, यार देखो, पाकिस्तानियों ने ये कोशिश करी कि भारत को ना अफगानिस्तान से दूर रखो। इनका दिमाग है, वो जर्नल चलाते हैं इनका मुल्क, खुद तो पैदल हैं यहाँ के पॉलिटिशियंस दिमाग के, उनको तो आता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो इनके जर्नल चलाते हैं मुल्क। जर्नल ने बोला नहीं है और भारत बड़ी साजिश करेगा। अगर ये सिर्फ भारत को, ठीक है, अपनी सड़क इस्तेमाल करने के लिए बोलते कि मैं पैसे दो,
भारत को ये बोलते हैं कि हर एक जो ट्रक जाएगा ना, हर एक ट्रक जो अफगानिस्तान जाएगा आपका, उसके हम $500, $1000 जो भी एक तय हो जाता वो करते। भारत के रोज हजारों दर हजारों ट्रक्स और ट्रेन्स जाती और पाकिस्तान इतना फॉरेन एक्सचेंज कमाता और चेक करते, जाहिर सी बात है कि हम भेज कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं कि हम गेहूं भेज रहे हैं, सब्जियां भेज रहे हैं, कि हम हथियार भेज रहे हैं, बम पटाखे भेज रहे हैं। दैट यू कैन चेक। वो तो आपके मुल्क से जा रहा है तो जाहिर सी बात है आप चेक करेंगे। इनको इतनी सहूलियत मिलती, इतना पैसा मिलता कि जो अभी भीख मांग रहे हैं ना ये 10-10 रुपए के लिए, हर ट्रैफिक की लाल बत्ती के नीचे कटोरा लेके घूम रहे हैं, गाड़ी की खिड़कियों पे ठक ठक कर रहे हैं कि बाबा 10 रुपए दे दे, सवेरे से खाना नहीं खाया। ये इनके साथ नहीं होता। इंडिया ने चाबार पोर्ट बना लिया। अब इंडिया कहता है हमें जाना ही नहीं पाकिस्तान। यहां पे भी जिद्दी लोग हैं, उन्होंने वो जाना ही नहीं, हमें पाकिस्तान से जाना ही नहीं, हम अफगानिस्तान वैसे ही पहुंच जाएंगे। इंडिया की ईरान से दोस्ती है, वहां पे चाबार पोर्ट बनाया, $2-3 अरब जितने भी डालने थे मुझे नहीं पता, वहां पे एक रेलवे लाइन बनाई और अब हमारा सामान पहुंच रहा है। नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप गूगल पे देखिए, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? रशिया से, ईस्टर्न यूरोप से, ईरान से बंबई, यानी टचिंग ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में टचिंग ईस्टर्न यूरोप, रशिया टू ईरान टू मुंबई, इन्होंने ऐसे करके एक रूट बना ली। अभी कह रहे हैं हमें अफगानिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली रशिया ठोक रहे हैं वहां। अब बताओ, हो गया जलील, आ गया स्वाद। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना कोई पाकिस्तानियों से सीखे। इनको मौका था, इनको कोई ट्रेड भी नहीं करनी थी इंडिया से, इनको कुछ नहीं करना था इंडिया से, उनको सिर्फ ये बोलना था कि ठीक है, पाकिस्तानी कस्टम अथॉरिटीज या पाकिस्तानी फौज की निगरानी में भारत के ट्रक्स अफगानिस्तान जाएंगे, बस। अब इन्होंने भारत को ब्लॉक कर दिया। कई साल तक भारत को प्रॉब्लम रही, अब भारत ने और सस्ता रास्ता ढूंढ लिया है। नो वी हैव अ चीपर रूट। अब भारत को जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खो दी, ये चाइना के पीछे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और चाइना भाग गए वहां पे। तो खैर, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि यार जो बीज बोगे वही फल निकलेगा। बबूल का बीज बोगे तो आम और सेब तो उगेंगे नहीं, उसमें बबूल ही उगेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आज का यहीं पे खत्म होता है और अब हम आते हैं अपने तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि पाकिस्तान और जैसे मैं जो गौरवालिया ने एक्सप्लेन किया, तो मैं उनको अपने अल्फाज में आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का और इसराइल का जो है ना, पिछले 75 साल से, जब से पाकिस्तान और इसराइल बना है, मतलब कि देखिए 1947 में पाकिस्तान बना है और 1948 में जो है ना इसराइल बना है। तो तब से लेकर अभी तक जो है ना, पाकिस्तान ने ना इसराइल को एक्सेप्ट किया और ना ही इसराइल के साथ कोई मतलब कि कंट्री टू कंट्री कोई रिलेशन है, ना उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में है, ना ही पाकिस्तान की एम्बेसी इसराइल में है। पाकिस्तान ये समझता है कि इसराइल ने जो है ना फ़लस्तीन के लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा करके अपना एक कंट्री बनाया है जिसको कहते हैं इसराइल। तो अब पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर भी यही लिखा होता है कि ये वाला पासपोर्ट जो है पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के लिए वैलिड है, सिर्फ इसराइल को छोड़कर के आप इस पासपोर्ट के ऊपर इसराइल का जो है ना सफ़र नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पर जा सकते हैं, ना ही इसराइल के लोग पाकिस्तान में आ सकते हैं। मगर अब पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान में खाने के या आटे की मतलब कि इतनी ज़्यादा किल्लत पैदा हुई है, और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, मतलब कि ना होने के बराबर है। पाकिस्तान मतलब कि बैंक करप्ट हो चुका है, तो ये पाकिस्तान के वजीर भी कह चुके हैं। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है इसराइल का एक बैंक है रोथशाइल्ड के नाम से, रोथशाइल्ड मतलब कि एक ग्रुप है, कंपनी है इसराइल की, मतलब यहूदियों की, ये मज़हब की बुनियाद के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि यहूदियों की, तो उनसे अब जो है ना पैसे मांग रहे हैं कि हमें सपोर्ट करें, हमें पैसे दें। तो देखिए, जिस मुल्क के साथ कोई मतलब कि रिलेशन नहीं है, कोई आपकी एम्बेसी एक दूसरे की कंट्री में नहीं, ना ही पिछले 75 साल से एक दूसरे की कंट्री में आते जाते हो, तो अब उसी कंट्री से हेल्प मांगना, ये मतलब कि 75 साल से, पिछले 75 साल से सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हमारे उनके साथ कोई मतलब के रिलेशन नहीं है। तो अब उन्हीं से ही भीख मांग कर आप अपना ना खाता फिल कर रहे हो, मतलब वो भी पाकिस्तानियों के नाम पे, हम पाकिस्तानियों के नाम पे, और फिर वो हम पाकिस्तानियों तक तो वैसे भी पहुंचने नहीं, इन्हीं के अकाउंट में, इन्हीं के वो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो जिन्होंने अभी 100
मतलब 70 के करीब जो है ना गाड़ियाँ अभी मतलब कि इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, खाने पीने की अशिया के लिए जो है ना ट्रेड नहीं खोली किसी भी कंट्री से, ना ही वहाँ से आप वो खरीद रहे हो, पाकिस्तान के पास डॉलर भी नहीं है, मगर इनके लिए इनके पास वो गाड़ियाँ इतनी इतनी महंगी गाड़ियाँ, अपनी जो अय्याशी के लिए गाड़ियाँ लेने के वो पैसे ज़रूर थे। तो अब वही पैसा जो अब ये इस ग्रुप से लेगा रोथस्चाइल्ड से, वो इन्होंने अपनी जो है ना अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करनी, ना कि पाकिस्तानियों के ऊपर। तो जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई थी, इन्होंने कोई 22 अरब जो है ना रिजर्व, 2200 अरब डॉलर जो है ना रिजर्व पड़े हुए थे। इन लोगों ने पिछले 10-11 मंथ के अंदर वो सारे उड़ा दिए हैं। मतलब कि इनका वो पाकिस्तान का वो वजीर खारजा जो है वो ना अभी तक अफगानिस्तान में नहीं गया। मतलब कि अफगानिस्तान जो सबसे इम्पोर्टेंट रूट है उसके ऊपर उसने एक चक्कर भी नहीं लगाया, और सिर्फ यूरोप में जाता है, अपनी याशियाँ करता है, और अरबों मतलब कि अरब जो ना मतलब कि डॉलर्स जो हिसाब से ना, मतलब कि हज़ारों डॉलर्स के हिसाब से वहाँ पर जाते हैं, याशियाँ करते हैं, खरीद करते हैं जो इनको पसंद आता है, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं जाकर। तो ये है करप्ट तरीन पॉलिटिशियंस, जिनकी वजह से अभी तक मतलब कि पाकिस्तान के जहाँ पर अच्छे रिलेशन होने चाहिए वहाँ पर नहीं है। तो अभी इनको अफ़गानिस्तान जाना चाहिए था, जो कि अभी अफ़गानिस्तान ने, तालिबान ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया। अब वहाँ से ट्रक पाकिस्तान में एंटर नहीं हो रहे, और ना ही पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में ट्रक एंटर हो रहे हैं। खाने पीने की अशिया की और किल्लत आएगी, और किस बुनियाद के ऊपर हुए हैं कि फायरिंग दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में हो गई। तो फायरिंग कौन करता है यहाँ पर? तो पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्स होगी, और उस साइड पे तालिबान। तो आपस में फायरिंग क्यों हो गई, इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए कि स्मगलिंग भी होती है, सब कुछ होता है। और एक चीज़ और, मेजर गोरवारी साहब ने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान अरबों डॉलर कमा सकता था अगर इंडिया की ट्रेड पाकिस्तान से होकर जो है ना अफगानिस्तान चली। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में कोई ट्रेड नहीं, ये सिर्फ इंडिया की और अफगानिस्तान की ट्रेड होनी थी, और पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल होना था। हर ट्रक के ऊपर, जैसे मेजर गोरवारिया साहब ने बताया कि $500, $1000, 1500, जितने भी फिक्स हो जाएंगे, तो उतने हर ट्रक के ऊपर मिलने थे, और ये फ्री में पाकिस्तान को जो है ना पैसे मिलने थे डॉलर्स की शक्ल में। तो ये पाकिस्तानियों के साथ या पाकिस्तानी पब्लिक के साथ, पता नहीं इन पॉलिटिशियंस का, उन सरबराहान का जो पाकिस्तान के अंदर मतलब कि पाकिस्तान में ये खुद को सरबराह समझते हैं, वो वाले सिक्योरिटी जो पाकिस्तान की है, तो उन लोगों ने पाकिस्तानियों के साथ पता नहीं किस चीज़ का वो है ना बदला ले रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जनरल बाजवा, उसने क्या क्या किया पाकिस्तान में, जब वो मतलब कि आर्मी चीफ बना था, उसकी जो फैमिली वेल्थ 0% थी, और जब वो रिटायर होकर गया है 1250 अरब जो ना उसकी वेल्थ, फैमिली की वेल्थ थी। तो मतलब कि करप्शन देख लें कहाँ कहाँ पर छुपी हुई है। उन लोगों से मतलब कि कोई सवाल भी पूछे तो उनकी आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं। ये पाकिस्तान के जो है ना, पाकिस्तान में अगर मतलब कि ये हालात चलते रहते हैं तो पाकिस्तान की पब्लिक के लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल। अभी आपको पता भी होगा, आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि 7,500 पाकिस्तानी, 7.5 लाख पाकिस्तानी जो है ना वो पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। अब मज़ीद भी जा रहे हैं, और रोज़ाना आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएं तो जो लाइनें पहले पासपोर्ट ऑफिस के अंदर रहती थी, अब वो पासपोर्ट ऑफिस से बाहर आती हैं। तो मेजर गोरवारिया साहब की इन वीडियोस को ऊपर रिएक्शन बनाना या देखना, अपने लोगों को बताना कि रियलिटी क्या है और हमें क्या बताइए। अभी देखे पाकिस्तान में हमें ये वाली न्यूज़ का कहीं भी, पाकिस्तान की मीडिया में कहीं भी नहीं था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, करप्ट गवर्नमेंट जो अभी है पाकिस्तान में, वो इस रोथस्चाइल्ड से जो है ना, रोथस्चाइल्ड ग्रुप जिस इससे पैसे ले रहे हैं। हमें इन्होंने कहना है कि हमने IMF से लिए हैं, मगर ये अब उनसे ले रहे हैं। और मज़हब के बुनियाद के ऊपर किसी से भी नफरत रखना एक सबसे बड़ा मतलब कि गुनाह वाला काम है कि आप मज़हब के बुनियाद के ऊपर किसी से नफरत रख रहे हो। कोई भी मज़हब आपको किसी भी मज़हब से नफरत करने का नहीं कहता। ये वो लोग होते हैं कि जो मज़हब को गलत यूज़ करते हैं, और उसका मतलब कि अपनी पॉलिटिशियन, ये जितने पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स या फिर अपने फ़ायदे के लिए मज़हब को जो है ना
यूज़ करना स्टार्ट कर। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मज़हब को बहुत जो है ना यूज़ किया जाता है, गलत उसका इस्तेमाल किया जाता है और अपने से ही पता नहीं कौन से मज़हब में कुछ चीज़ें ऐड करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। और ये मज़हब को तो इन्होंने एक पता नहीं क्या मतलब कि सरकारी खाता ही समझ लिया कि कुछ भी ऐड करो, कुछ भी काटो, मतलब कि इतना मतलब कि इन्होंने मज़हब का मजाक बना रखा है। और फिर कोई और दूसरा कोई आपके मज़हब की तौहीन कर देता है तो फिर उसके खिलाफ आप एहतजाज करते हो, फिर बाद में उन्हीं लोगों से जो है ना आप पैसे भी लेते हो, खर्च भी करते हो, अपनी अय्याशियाँ भी करते हो। तो कितना मतलब कि पाकिस्तान के लोगों को ये बेवकूफ़ बना कर रखा हुआ है इन लोगों ने। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? मेजर गौरवारिया ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने पूरी वीडियो देखी तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई आप सवाल करना चाहते हैं, क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके करिएगा, तो मैं उसका जो है ना रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।